देखिए जो अगर आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो आंसर देख लो। इट विल बी रो डिवाइड बाई 4 पाई इन ब्रैकेट 1/a माइनस 1/b। क्वेश्चन क्या है, स्पेस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियस a एट b मोर देन a इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो। वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन टू स्फेयर। डायग्राम बना के समझ लेते हैं, अभी तो शायद कुछ समझ आया नहीं होगा। ये कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास में दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर हैं। ये मान लेते हैं पहला वाला है और ये दूसरा वाला। इनके बीच में आपको क्या करना है, कोई मीडियम फिल कर देना है। मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं बोला गया है, मीडियम में बोला गया है कि रजिस्टिविटी है, यू कैन से कंडक्टिंग मीडियम आपने इन बिटवीन फिल किया है। तो उससे क्या होगा कि अगर आप अंदर वाले स्फीयर को और बाहर वाले स्फीयर को अलग अलग पोटेंशियल पे रखोगे तो करंट फ्लो होगी। सपोज़ अंदर वाले स्फीयर को आपने प्लस प्लस चार्ज दिया हुआ है और बाहर वाले स्फीयर को आपने माइनस माइनस चार्ज दिया है, तो उससे क्या होगा कि ये जो आपने मीडियम फिल किया है इसके थ्रू ये जो प्लस है अंदर बाहर माइनस के पास आ जाएगा और न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पे करंट कुछ तो फ्लो हुई है, तो उस करंट में फ्लो में जो रेजिस्टेंस आएगा वही हमें यहाँ बताना है। क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए। यहाँ पे थोड़ी बातें आपको क्लियर कर लेनी है कि रो देन L जो होता है वो पैरेलल होता है और A परपेंडिकुलर होता है। व्हाट इज इट मीन, करंट की फ्लो की डायरेक्शन में लेंथ लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो करंट का फ्लो होगा इट विल बी रेडियली आउटवर्ड, तो लेंथ इसी डायरेक्शन में ली जाएगी और एरिया कौन सा लिया जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे। ठीक, यहाँ पर लेकिन थोड़ी सी अभी संदेह की स्थिति है, एरिया कौन सा। फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसीडर समथिंग हियर देन एरिया विल बी पाई R स्क्वायर, R छोटा वाला, यू कैन से A। और अगर हम यहाँ पर के थ्रू करंट को पास करवा रहे हैं, मतलब बाहर के कोई पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं करंट को पास होता हुआ, तो वहाँ पे एरिया ज़्यादा बन रहा है, वो बड़े साइज़ का है, जबकि अंदरूनी तौर पे अगर हम बात करें तो छोटे साइज़ का है। तो एरिया यहाँ पर ये जो है ना ये कांस्टेंट नहीं है, बस इसीलिए तो हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का बेसिक मूल मंत्र क्या है कि जो चीज़ें अगर पुराने ज़माने में कांस्टेंट हुआ करती थी अभी वेरिएबल हो जाए, तो फिर हम इंटीग्रेशन लगाते हैं ताकि वो चीज़ें कांस्टेंट हो जाएं। व्हाट इज इट मीन, इफ़ वी कंसीडर होल स्पेस टुगेदर देन एरिया हियर एंड एरिया देयर इज नॉट सेम, बट इफ़ वी कंसीडर अ सेगमेंट, लेट मी मेक अ सेगमेंट। ये आपने एक स्फेयर कंसीडर किया जिसका रेडियस R है और एक और कंसीडर किया जिसकी रेडियस बस थोड़ी सी ही ज़्यादा है, R प्लस DR है, यानी कि ये वाले की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस सेल में, तो अंदर का जो स्फेयर है, बाहर का जो स्फेयर है, क्या रेडियस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क आया है? नहीं ना। तो एरिया में क्या कोई बहुत ज़्यादा फर्क आएगा? नहीं ना। तो एरिया हियर एंड एरिया देयर आर सेम, so we can apply this formula for this segment, and we cannot apply this formula in a single step for whole of this segment because area there are not same. So for this what we will do, we consider first only this segment and calculate the resistance of this segment using this formula, because we can apply this formula because here area is constant. And once we calculate the resistance of this strip, we consider more strip। यहाँ पर कुछ यहाँ पर अंदर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए बना पाना, ऐसे आप एज्यूम कर लो, यहाँ पर एक स्ट्रिप मान लो, फिर एक यहाँ पे मान लो, फिर एक यहाँ मान लो, फिर एक यहाँ मान लो, तो ऐसी छोटी छोटी जितनी भी स्ट्रिप होंगी सबके रेजिस्टेंसेस को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अभी मेरा प्रायर कंसर्न क्या है, हम ऐसा लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप अगर करें तो कि सिंस एरिया इज़ नॉट कांस्टेंट, सिंस एरिया यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, दिस इम्प्लाइज
आर इक्वल टू रो एल बाई ए कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर होल ऑफ द सिस्टम in a single step, and we will assume a strip, we will assume a cell, so area become constant. तो हम यहाँ पर एरिया कांस्टेंट ना होने की वजह से आर नहीं निकालेंगे, डी आर निकालेंगे पहले, और जब डी आर आ जाएगा तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे. तो डी आर निकालने पर हमारा फोकस है, इसको हम निकालने जा रहे हैं. इसी फार्मूले को अब हम लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि एरिया कांस्टेंट हो गया है. एल पर बात कर लीजिए. हमने आपको अभी बताया एल कौन सा? पैरेलल वाला. जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही थी उसी डायरेक्शन में लेंथ लेनी है. यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होगी ये आर के बराबर होगी, और ये वाली जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होगी ये आर प्लस डी आर के बराबर होगी. तो जो एडिशनल है यानी कि ये वाला जो स्ट्रिप आपने कंसीडर करी है उसकी जो थिकनेस है वही लेंथ हो जाएगा अलोंग द करंट, वो डी आर के बराबर होगा. यहाँ पे डी आर रखेंगे. नाउ व्हाट विल बी द एरिया? थिंक अबाउट दैट. एरिया हम कौन वाला रखें? ये वाला रखें या ये वाला एरिया रखें? आप बोलोगे अंदर वाला सर रख लें तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा. बाहर वाला रख लें तो 4 पाई आर की वैल्यू आर प्लस डी आर इसका स्क्वायर. तो आर में डी आर जोड़ दोगे तो डी आर को इतना ज़्यादा होता ही नहीं है कि कोई फ़र्क पड़ जाए. इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया आप कोई सा भी ले सकते हो. यहाँ पर हमने लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर. ये जो निकलेगा दैट विल नॉट बी टोटल रेजिस्टेंस, इट विल बी डी आर. तो डी आर विल बी रो डी आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर. ये आपने रेजिस्टेंस निकाला है इस वाले का. नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस स्ट्रिप फ्रॉम दिस स्फीयर टू दैट. तो जो सबसे छोटा स्फीयर है इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है ए, और जो सबसे बड़ा है उसका रेडियस है बी. मतलब जो आर की लिमिट होंगी दैट विल बी ए टू बी. इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आर हो जाएगा. रो अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन के बाहर आएगा. डी आर का आर स्क्वायर से डिवाइड होगा एंड इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम ए टू बी. अब 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये आपका लिखा जाएगा आर की पावर -2, और इसका इंटीग्रेशन होगा आर की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, जिसे आप कह सकते हो -1 बाई आर. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 बाई आर. ये माइनस कहाँ गया? दरअसल हम लिमिट को चेंज कर लेंगे. यहाँ पर ऊपर ए नीचे बी कर लेंगे तो इफेक्टिवली माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा. रो अपॉन 4 पाई इन ब्रैकेट 1 बाई ए -1 बाई बी. ये मैंने लिमिट को पुट कर दिया है और आंसर आ गया है. देख लीजिए, रो अपॉन 4 पाई 1 बाई ए -1 बाई बी. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट.